हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका शिखर आईसीएस चैनल पर, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स, इतिहास, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, कल्चर, करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, पिछले कुछ हमारे वीडियोस से हम जो है कुछ ऐसे इतिहास, भारतीय इतिहास के ऐसे नायकों की चर्चा कर रहे हैं जिनकी उपलब्धियां तो बड़ी बड़ी है, जिनके साम्राज्य निर्माण में या संस्कृति को या कला को बढ़ावा देने में उपलब्धियां बड़ी बड़ी है, लेकिन इतिहास में वो गुमनाम रहे हैं। हमने उनको नाम दिया था कि वो अनसंग हीरोज़ है ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो ऐसे अनसंग हीरोज़ की हम चर्चा कर रहे हैं। हमने अभी तक ललितादित्य मुक्तापीड की चर्चा की है, या उसके पहले यशोवर्मन की चर्चा की है, या बप्पा रावल की चर्चा की है। इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुजरात के और पश्चिमी भारत के एक बड़े प्रसिद्ध शासक की। प्रसिद्ध तो नहीं कहूँगा क्योंकि उनकी चर्चा ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन एक बड़े ऊर्जावान, बड़े शौर्यवान शासक की, जिनके काम बहुत बड़े बड़े हैं, आपको अभी पता लगेगा इस वीडियो में। तो नाम है उनका नागभट्ट, या नागभट्ट प्रथम कह लीजिए। तो नागभट्ट प्रथम की आज हम चर्चा करने वाले हैं, उनकी उपलब्धियों की बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं शिखर आईसीएस चैनल और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। फ्रेंड्स, नागभट्ट फर्स्ट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नागभट्ट नाम का एक और शासक इसी राज्य में और इसी राजवंश में हुआ है, जिसको हम नागभट्ट सेकंड नाम दे रहे हैं। तो इसलिए इनको नागभट्ट प्रथम कहा जाता है, नागभट्ट फर्स्ट कहा जाता है। ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं और पहले प्रमुख शासक हैं। हालांकि संस्थापक नहीं है, क्योंकि इतिहासकार ये मानते हैं कि इस वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र नाम का एक शासक है, लेकिन पहला बड़ा शासक जिसने एक बड़े राज्य की स्थापना की, जिसने बड़े युद्ध लड़े और जिसने प्रशासनिक एक व्यवस्था अच्छी स्थापित की, धर्म की रक्षा की, राज्य की रक्षा की, वो है नागभट्ट फर्स्ट। तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासक है। और गुर्जर प्रतिहार राजवंश का जो राज्य था, वैसे तो गुजरात से शुरू होता है, लेकिन नागभट्ट प्रथम के समय इसका क्षेत्र जो है, वर्तमान भारत की बात करें तो इसमें साउथ में भड़ोच, जो गुजरात का भड़ोच है, जहाँ नर्मदा नदी समुद्र में मिलती है, भड़ोच से लेकर उत्तर में उत्तरी राजस्थान तक, इवन पंजाब के इलाके तक, और पश्चिम में जो है ये वर्तमान पाकिस्तान की सीमाओं तक था। और पूर्व में अगर देखा जाए तो मालवा का जो क्षेत्र है, उज्जैन कह लीजिए, यहाँ तक के क्षेत्रों पर शासन था नागभट्ट प्रथम का। तो ये इनका राज्य क्षेत्र है और कई इनके नाम मिलते हैं। कुछ जगह पर नागाव लोक भी कहा गया है। इनके बारे में अधिकांश जानकारी जो मिलती है वो तो प्रतिहार शासकों के लेखों से मिलती है। राजशेखर की जो किताबें, एक कवि है राजशेखर जो इसी राजवंश के शासकों के दरबार में रहे हैं, उनके ग्रंथों से मिलती है। लेकिन जो सबसे प्रामाणिक स्रोत है नागभट्ट की उपलब्धियों का, वो है ग्वालियर से मिला एक अभिलेख, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन कह लीजिए, ग्वालियर अभिलेख कह लीजिए, जो लिखवाया गया है इसी राजवंश के, यानी गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासक मिहिर भोज के द्वारा। तो मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख से अधिकांश इनकी जानकारी मिलती है कि साहब ये इस वंश के सबसे पहले प्रमुख शासक हैं। उपलब्धियों की बात की जाए तो नागभट्ट फर्स्ट जो है, वो उनकी उपलब्धियां जो है, उनको खास तौर पे जाना जाता है अरबों का सफल विरोध करने में, अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों को बुरी तरह पराजित करने में, उनको रोंद देने में, उनको खदेड़ देने में और उनको इतना भयाक्रांत कर देने में कि अगले 1-2 साल नहीं, 100-200 साल नहीं, बल्कि 400 साल तक मुस्लिम आक्रमण भारत पर हो ही नहीं सके, बिकॉज दे वर बैडली थ्रेटन विद द रिटेलिएशन मेड बाय इंडियन रूलर्स लाइक नागभट्ट फर्स्ट। तो वो जो है नागभट्ट फर्स्ट का एक आतंक भी जो है मुस्लिम आक्रांताओं पर फैला। तो वो जो मुस्लिम आक्रमण है उसका वर्णन भी उसी ग्वालियर अभिलेख में मिलता है मिहिर भोज के। उसमें एक जगह लिखा है कि नागभट्ट फर्स्ट जो है वो म्लेच्छों का विजेता है, म्लेच्छों का। यहाँ पर अरब मुस्लिम्स को म्लेच्छ कहा गया। म्लेच्छ शब्द वैसे हिंदी का, संस्कृत का शब्द है कि जो गंदे तरीके से रहते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर अरब मुस्लिम्स के लिए म्लेच्छ शब्द जो है उपयोग किया गया। आपको याद होगा कि भारत में पहला मुस्लिम जो आक्रमण हुआ वो अरब से ही हुआ, और उस आक्रमण में सिंध के एक बड़े प्रसिद्ध राजा थे ब्राह्मण वंश के, दाहिर, और दाहिर को पराजित किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। कई युद्धों के बाद दाहिर पराजित हुए थे, और मोहम्मद बिन कासिम और उसके बाद के जो शासक थे, अधिकांश उमैयद वंश के जो खलीफा के प्रतिनिधि थे, तो उमैयद वंश के खलीफा के प्रतिनिधि थे, जैसे जुनैद था, जैसे सलीम था, इनको पराजित किया गया नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा। इनको बुरी तरह पराजित किया गया, इनको यहाँ से खदेड़ दिया गया। और इस कार्य में बप्पा रावल जैसे गोहिल वंश के शासक और कुछ परमार वंश के शासकों का भी सहयोग जो है मिला है नागभट्ट फर्स्ट। तो नागभट्ट फर्स्ट ने इनको बुरी तरह पराजित किया
और इस विजय के बाद नागभट्ट फर्स्ट जो है उसने नारायण की उपाधि धारण की थी, अपने आप को नारायण कहा था। आप देखिए कि इस विजय का वर्णन केवल मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में नहीं मिलता है, बल्कि आरंभिक जो अरबी आक्रमण है भारत में, या आरंभिक जो अरबी उपलब्धियां हैं उमैयद वंश के खलीफाओं की, उस पर आधारित एक किताब है जो बिलादुरी ने लिखी। तो बिलादुरी की उस किताब में भी नागभट्ट फर्स्ट का वर्णन है, और उसमें नागभट्ट फर्स्ट को अरबों का शत्रु बताया गया कि वो अरबों का शत्रु है, उसको बोहर करके बुलाया गया, या एक कुछ जगह पर उसको जुर्ज ए अरब कहा गया, जुर्ज अल अरब कहा गया, कि वो अरबों का क्या है, शत्रु है, या अरबों का नाश करने वाला है, अरबों का विनाशक है। ध्यान रखिए, ये जो अल बोहर नाम का शब्द है, ये कभी मिहिर भोज के अगेंस्ट भी यूज़ किया। एक अल मसूदी नाम का अरबी यात्री भारत कभी आया था, उसने भारत का कुछ मतलब उसके जो संस्मरण थे वो भारतीय इतिहास के स्रोत बन गए। तो अल मसूदी ने भी मिहिर भोज को भी जो है अल बोहर कहा है कि अरबों का शत्रु है। तो इस तरह से अरबों को बहुत बुरी तरह पराजित किया। मैं बार बार बोल रहा हूं, इतनी बुरी तरह पराजित किया, और उसके बाद उत्तर पश्चिम सीमा का इतना सुदृढ़ रक्षा व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था की, कि इसके बाद कई वर्षों तक, सदियों तक भारत पर कोई मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ। अगला आक्रमण जो हुआ वो 1192 में हुआ, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच जो है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो ये जो नागभट्ट की विजय है, ये 8वीं शताब्दी में। नागभट्ट का कार्यकाल जो है वो 730 से 756 है, 730 से 756 एडी ईस्वी है। तो 8वीं शताब्दी में ये विजय, और अगली जो विजय हुई मुस्लिमों की वो दिखाई देती है 12वीं शताब्दी में। तो इतने वर्षों तक ऐसे आक्रमण को रोक रखा, ये नागभट्ट जैसे शासकों का भय था, या उससे भयाक्रांत थे अरब मुस्लिम्स। लेकिन नागभट्ट की कुछ और विजय भी है। उन्होंने जो है चौहानों को भी हराया साउथ गुजरात में, और वहाँ कुछ चौहानों को उन्होंने जागीर भी दी। उन्हीं जागीरों के जो अभिलेख है, जागीर जब दी जाती थी तो उसको ताम्रपत्र में लिखा जाता था कि इसने इसको जागीर दी। उसमें नागभट्ट का नाम नागाव लोक के रूप में मिलता है, नागाव लोक नाम के राजा ने ये दान दिया है। तो ये उपलब्धियां हैं आपके नागभट्ट फर्स्ट की। नागभट्ट फर्स्ट ने कुछ मंदिर भी बनवाए हैं, खासतौर पे उन्होंने अपनी राजधानी कुचामन में कुछ मंदिर बनाए। कुचामन में ध्यान रखिए, कुचामन का जो वर्तमान किला है उसका कुचामन क्या है? कुचामन राजस्थान का एक शहर है, कुचामन सिटी नाम की जगह है, और वो नमक के उत्पादन के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। सामर झील आपने सुना होगा, सामर झील के किनारे बसा हुआ है, और यहाँ नमक का ज़बरदस्त प्रोडक्शन होता है। नमक का ऑफशोर प्रोडक्शन जो हो रहा है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रहा है सामर झील में। तो ये कुचामन सिटी वहीं है। तो कुचामन में एक किला है जो बनाया है नागभट्ट फर्स्ट ने। कुचामन के कुछ मंदिरों का निर्माण जो है नागभट्ट फर्स्ट ने किया है। और नागभट्ट ने अपने अधीन कई शासकों को जागीर भी दी, जो मैंने बताया, जैसे चौहान शासकों को भी जागीर दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नागभट्ट पराजित नहीं हुए। नागभट्ट जो है वो, ऐसा प्रमाण मिलता है कि खासतौर पे कर्नाटक का एक संजन पत्र अभिलेख है जो राष्ट्रकूट शासकों का वर्णन मिलता है, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के द्वारा लिखवाया गया था। उस संजन पत्र अभिलेख में ऐसा वर्णन मिलता है कि दंतीदुर्ग नाम का एक राष्ट्रकूट शासक था। दंतीदुर्ग राष्ट्रकूटों का संस्थापक भी है। तो दंतीदुर्ग ने ऐसा कहा जाता है कि नागभट्ट प्रथम को पराजित किया था, और इस विजय के बाद नागभट्ट प्रथम को जिसको हराने के बाद दंतीदुर्ग ने उज्जैन में एक बड़ा महोत्सव आयोजित किया था, जिसको हिरण्यगर्भ महोत्सव कहा गया। सोने के दान, हिरण्यगर्भ यानी सोना होता है, हिरण्य यानी सोना होता है, तो हिरण्यगर्भ महोत्सव आयोजित किया गया। इसके बाद सोना बहुत ज़्यादा दान दिया गया। तो उस महोत्सव में जो है कहा जाता है कि सहयोग किया है दंतीदुर्ग का नागभट्ट प्रथम ने। तो ऐसा माना जाता है कि दंतीदुर्ग की अधीनता स्वीकार कर ली थी नागभट्ट फर्स्ट ने। तो ये नागभट्ट फर्स्ट के बारे में कुछ उनकी उपलब्धियों का वर्णन है, उनके इतिहास का वर्णन है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, हमें बताइए कि अच्छा लगा है। दूसरी चीज़ ये कि अगर नहीं अच्छा लगा है तो क्यों अच्छा नहीं लगा वो भी बताइए आप। फिर ये भी कि साहब, अगर आप और किसी ऐसे ही गुमनाम शासक के बारे में जानते हैं और आप उसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो हमें सूचित कीजिए, ताकि हम उस पर कोई विस्तृत वीडियो बना सकें और आपके ज्ञान की पिपासा को दूर कर सकें, ज्ञान की पिपासा को बुझा सकें बल्कि। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं हमेशा कह रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको नियमित रूप से वीडियो मिल सके। और वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।